नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर में सारी चीज़ें एटम्स की बनी हुई हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बने हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के सारे जो पदार्थ हैं उनका कंस्टिट्यूएंट यूनिट सेम है, सबका कंस्टिट्यूएंट यूनिट एटम है। दुनिया के सारे पदार्थ एटम्स के ही बने हुए हैं और वो एटम फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने हुए हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सारे पदार्थों का कंस्टिट्यूएंट सेम है, फिर भी अलग अलग मटेरियल्स का थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में बातें करें तो कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बीच बीच की होती है, जिनकी कंडक्टिविटी बीच बीच में लाई करती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अलग अलग पदार्थों का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होता है और किस आधार पर मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उनका डिस्टिंक्शन करवाते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जिसकी चर्चा मैं आज की क्लास में करूंगा। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जैसा कि एक एटम के केस में हम लोग जानते हैं कि एक सिंगल एटम में उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और न्यूक्लियस के चारों ओर के खाली वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। और न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। एटम का टोटल चार्ज 0 होता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के लिए वेल डिफाइंड शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। और जब किसी गिवन शेल के, किसी गिवन सबशेल के, किसी गिवन ऑर्बिटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। शेल को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट करते हैं। n बराबर 1, 2, 3 से डिफरेंट शेल्स मिलते हैं। n बराबर 1 से जो शेल मिलता है उसको k शेल, n बराबर 2 से जो शेल मिलता है उसको l शेल, m शेल ऐसे बोलते हैं। और n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए l के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। l जिसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो n के किसी गिवन वैल्यू के लिए l का वैल्यू 0 से n-1 तक लाई करता है और n आइडिया देता है शेल का, l आइडिया देता है सब शेल का और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml आइडिया देता है ऑर्बिटल का।
और एक ऑर्बिटल में किसी गिवन शेल के, किसी गिवन सबशेल के, किसी गिवन ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और ये n, l, ml और ms का जो सेट होता है, इन चारों क्वांटम नंबर का जो सेट होता है, ये क्वांटम स्टेट कहलाता है। ये क्वांटम स्टेट कहलाता है। और एक क्वांटम स्टेट में अपोजिट स्पिन के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और वो दोनों भी अपोजिट स्पिन के साथ रह सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स लॉ वगैरह वगैरह जब पढ़ते हैं, शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, और उनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, वहां पर ये सारी बातें बताई जाती हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी एक क्वांटम स्टेट में, एक क्वांटम स्टेट का मतलब n, l, ml और ms के किसी एक गिवन वैल्यू के सेट के लिए एक क्वांटम स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक भी अगर क्वांटम नंबर बदल गया तो क्वांटम स्टेट बदल गया। जैसे n, l, ml और ms का 2 वैल्यू होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो यहां प्लस हाफ है तो वो एक क्वांटम स्टेट हो गया, और माइनस हाफ है तो दूसरा क्वांटम स्टेट हो गया। तो शायद थोड़ी देर पहले मैंने गलत बोल दिया था कि एक क्वांटम स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक क्वांटम स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि प्लस हाफ और माइनस हाफ ये दोनों 2 डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स को डिनोट कर रहे हैं। इन चारों क्वांटम नंबर का सेट मिलकर के एक क्वांटम स्टेट बनाता है। तो n, l, ml और ms के किसी गिवन वैल्यू से कोई एक पार्टिकुलर क्वांटम स्टेट रिप्रेजेंट होता है, और उस क्वांटम स्टेट में जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके एनर्जी का कोई एक खास वैल्यू होगा। उस क्वांटम स्टेट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको उतनी ही एनर्जी होगी। हर क्वांटम स्टेट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 नहीं, 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गया, और 3s1, 2 2 4 और 6 10, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया 11, 3s1। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है 3s1, ये थर्ड शेल है, मतलब n3 है, और s सब शेल का मतलब L0 है। L0 s सब शेल को बताता है, L1 p सब शेल को बताता है, L2 d सब शेल को बताता है, L3 f सब शेल को बताता है। तो s सब शेल का मतलब L0 हो गया, और L के किसी गिवन वैल्यू के लिए ml का कितना वैल्यू होता है, -L से +L तक, और L है 0 तो ml का एक ही वैल्यू पॉसिबल है 0। और मान लीजिए ms +½ तो ये चारों क्वांटम नंबर का सेट है, और ये क्वांटम स्टेट है, और इस क्वांटम स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। जब भी किसी सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले ऑर्बिटल के अंदर में, तो उसको उतनी ही एनर्जी होगी। कोई भी सोडियम एटम हो, सबके 3s1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल होती है। तो 3s1 वाले क्वांटम स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी के वैल्यू को 3s1 तो
किस सेल का इलेक्ट्रॉन है, किस सबशेल का इलेक्ट्रॉन है, इसका आइडिया दे रहा है 3s1। लेकिन उस पर्टिकुलर सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी है, इस 3s वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के वैल्यू को मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 3se। हम लोग एक अपने तरह का नोटेशन बना लेते हैं। 1s वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को लिखेंगे 1se। 1s में जो इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी उस एटम के अंदर है, जितने भी 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी एनर्जी बराबर होगी, उसके एनर्जी के वैल्यू को 1se लिखेंगे। 2s वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के वैल्यू को 2se लिखेंगे। 2p वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के वैल्यू को 2pe लिखेंगे। 3s वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के वैल्यू को 3se लिखेंगे। तो अगर एक सोडियम एटम की बात करें, एक सोडियम एटम की बात करें, तो एक सोडियम एटम में 1se एनर्जी वाला, 1s में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जितनी एनर्जी होगी उसके एनर्जी के वैल्यू को 1se बोल रहे हैं। तो इतना इतना एनर्जी वाला कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इतना इतना एनर्जी वाला 2 इलेक्ट्रॉन है। इतना इतना एनर्जी वाला कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एक एटम में, एक सिंगल एटम ऑफ सोडियम में इतना इतना एनर्जी वाला कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। और इतना इतना एनर्जी वाला कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इतना एनर्जी वाला कितना लेवल्स अवेलेबल है? सोडियम एटम के अंदर 3s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब इतने इतने एनर्जी वाले लेवल्स अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल हैं 2, लेकिन ऑक्युपाइड है उसमें से मात्र एक एम्प्टी है। तो अगर इसको हम ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिखें, यहां हम लिखते हैं एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू, और यहां लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्युपाइड, और यहां लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल, उतने एनर्जी के कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं। तो 1se एनर्जी के 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं और दोनों के दोनों ऑक्युपाइड हैं। 2se एनर्जी के 2 स्टेट अवेलेबल हैं और दोनों के दोनों ऑक्युपाइड हैं। 2pe एनर्जी के 6 स्टेट अवेलेबल हैं और सारे के सारे 6 ऑक्युपाइड हैं। 3se एनर्जी के 2 स्टेट अवेलेबल हैं, मात्र 1 ऑक्युपाइड है। ये बात तो एक एटम के अंदर में। लेकिन अगर सोडियम का n एटम ले, वेयर n इज ए वेरी लार्ज नंबर, लेकिन ये एटम एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, एक एटम पर दूसरे एटम का कोई प्रभाव है ही नहीं, दे आर फार अपार्ट, लार्जली सेपरेटेड। तो हर एटम के अंदर में इतना इतना एनर्जी वाला इतना स्टेट अवेलेबल होगा, इतना ऑक्युपाइड होगा हर एटम में, और ऐसे ऐसे n एटम्स हैं। तो टोटल इतने स्टेट ऑक्युपाइड, इतने अवेलेबल, सारा एटम, सारा n एटम मिला करके इतने ऑक्युपाइड, इतने अवेलेबल, इतने ऑक्युपाइड, इतने अवेलेबल, और इतने ऑक्युपाइड और इतने अवेलेबल, ऐसा हो गया। और अब फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 1,00,000 एटम्स हैं, उससे काफी ज्यादा होते हैं। एक मोल में 10⁻23 एटम्स होंगे, विच इज मच 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 लार्जर। लेकिन बातों को आसानी से दिमाग में उसका एक तस्वीर बन सके, उसका बेटर पिक्चराइजेशन हो सके, व्हाट आई वांट टू टेल, उसके लिए मैं एक इजी एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए टोटल 1,00,000 एटम हमने सोडियम का लिया, तो इतना इतना एनर्जी वाला हर एटम में 2-2 स्टेट है और 1,00,000 एटम है। तो
इतना इतना एनर्जी वाले 2 लाख स्टेट हैं और सारे के सारे 2 लाख एनर्जी स्टेट्स में, क्वांटम स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ऑक्युपाइड हैं। और उस सारे के सारे 2 लाख स्टेट की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है। इतने इतने एनर्जी वाले 2 लाख स्टेट्स अवेलेबल हैं और सारे के सारे 2 लाख ऑक्युपाइड है और सारे के सारे 2 लाख स्टेट की एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। इतने इतने एनर्जी वाले 6 लाख स्टेट्स अवेलेबल हैं और सारे के सारे 6 लाख ऑक्युपाइड हैं। इतने इतने एनर्जी वाले 2 लाख स्टेट्स अवेलेबल हैं, उसमें से 1 लाख ऑक्युपाइड है और 1 लाख एम्प्टी है। ये हालत है जब हम 1 लाख एटम्स को अलग अलग ले रहे हैं तब। अब अगर उन एटम्स को हम क्लोज ले आए, क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, इतना क्लोज ले आए जितना के सेपरेशन से सॉलिड में एटम सेपरेटेड होते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? इसके पहले कि मैं इसकी बात करूं कि व्हाट हैपेंस, व्हाट चेंजेस अकर व्हेन ऑल दीज एटम्स कम क्लोजर to form a solid and separation between them becomes of the order of interatomic separation in a solid, then what happens, what changes do occur in the energies of these energy levels and electrons? इसकी बात मैं करूं उसके पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहूंगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के किसी गिवन शेल के, किसी गिवन सबशेल के, किसी गिवन ऑर्बिटल में होता है तो उसको कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड किस बात पर करता है। हम लोग जो कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी गिवन शेल के, किसी गिवन सबशेल के, किसी गिवन ऑर्बिटल में होगा तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो कितनी एनर्जी होगी वो कैसे तय होती है और वो किन बातों पर डिपेंड करती है कि उस पार्टिकुलर शेल, सबशेल और ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी होगी, ये कैसे तय होगी? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड? तो जो बोर्स मॉडल पढ़ते हैं आप एटम का, वो बहुत बुनियादी मॉडल है और उसके आधार पर हम इन बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं। मैं एक रफ पिक्चराइजेशन करवाने की कोशिश आपको करूंगा कि ये शेल का क्या मतलब हुआ और शेल का आइडिया कौन देता है, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है ये कौन बताता है? तो हम कहते हैं ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस बताता है। एवरेज डिस्टेंस, हम लोग एवरेज डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोर्स मॉडल में नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान करके और कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज लगाए थे और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां से इतने डिस्टेंस पर होगा, उसके एग्जैक्ट पोजीशंस की बात की गई थी और जितने डिस्टेंस पर होने से बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ओबेड होगा उतने ही डिस्टेंस पर उतने ही रेडियाई के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर सकता है, दूसरे रेडियस के ऑर्बिट में वो नहीं रह सकता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग सारी बातें इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के टर्म्स में समझते हैं और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लगाते हैं और हम वहाँ पर ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना छोटा, इतना स्मॉल, इतना क्वांटम पार्टिकल है कि उसके एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोकेट कर ही नहीं सकते।
हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां के बीच कहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां कभी आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, कम है प्रोबेबिलिटी। अगर हम एक अच्छे खासे समय तक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करें तो एक सर्टेन रीजन में वो ज्यादा वक्त बिताएगा, लेकिन कभी कभी वो यहां भी मिल जाएगा, कभी यहां भी मिल जाएगा, कभी दूसरी जगह भी मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पर सबसे ज्यादा बार मिलता है तो हम कहेंगे यहां पर उसके इस वाले रीजन में यहां से यहां के बीच पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सारी बातें करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कभी भी नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर ऑलवेज रहता है और जिस डिस्टेंस को हम अच्छी तरह से बता सकते हैं, माप सकते हैं, एग्जैक्टली उसका वैल्यू बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि यहां से यहां के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कभी यहां भी होगा, कभी यहां भी होगा, कभी यहां भी होगा, कभी यहां भी होगा। तो ऑन एन एवरेज, टाइम एवरेज ऑफ सेपरेशन अगर निकाल लें तो एक कोई डिस्टेंस मिल जाएगा, उसको एवरेज सेपरेशन बोलते हैं और कहेंगे कि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन को, उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इतने डिस्टेंस पर माना जा सकता है और वो मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और उसको शेल बोलते हैं। अब उतने डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। तो उतने डिस्टेंस पर भी, अब जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और अगर हम लोग एटम को ऑलमोस्ट स्फेरिकल माने और स्फेयर के सेंटर को ओरिजिन ले लें और एक डायमीटर के लॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरे डायमीटर के लॉन्ग वाई एक्सिस और तीसरे डायमीटर के लॉन्ग जेड एक्सिस लें, तो न्यूक्लियस सेंटर पर है, उस स्फेयर के सेंटर पर है, ओरिजिन जहां पर लिए हैं वहां पर न्यूक्लियस है। और आप कहते हैं कि न्यूक्लियस एक खास डिस्टेंस पर, एक खास एवरेज सेपरेशन पर कोई एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन उतना एवरेज सेपरेशन पर भी रहते हुए XY प्लेन में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जितनी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर होगी उससे डिफरेंट 45 डिग्री पर हो सकती है, उससे डिफरेंट 60 डिग्री पर हो सकती है, उससे डिफरेंट 90 डिग्री पर हो सकती है, उससे डिफरेंट 120 डिग्री पर हो सकती है। तो उतने एवरेज डिस्टेंस पर रहते हुए किसी खास एजीम्यूथ पर, किसी खास एजीम्यूथ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो उसका सबशेल हो गया। उस पार्टिकुलर शेल के अंदर कोई एक खास एजीम्यूथ ऐसा मिलेगा, एक सर्टेन एवरेज आर पर कोई एक फाई ऐसा मिलेगा जिस फाई पर, जिस एवरेज फाई पर, वो फाई भी फिक्स्ड नहीं होगा, वो भी वेरी करेगा, बट एट दैट एवरेज वैल्यू ऑफ फाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त बिताता है उस शेल के अंदर में, उस पर्टिकुलर एजीम्यूथ पर, तो उसको कहते हैं सबशेल। तो एक शेल के अंदर अलग अलग एजीम्यूथ्स पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज हाई पाई जा सकती है। तो एक शेल के अंदर जो अलग अलग एजीम्यूथल पोजीशंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती है वो सबशेल्स हो गया। तो एक शेल के अंदर कई सबशेल्स हो सकते हैं और एक सबशेल के अंदर भी XY प्लेन से सर्टेन एंगल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। XY प्लेन से इतना एंगल पर जितनी प्रोबेबिलिटी है, इतना एंगल पर उससे डिफरेंट हो सकती है, इतना एंगल पर और डिफरेंट हो सकती है। तो किसी गिवन शेल के, किसी गिवन सबशेल के, किसी गिवन ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल हो गया कि उतना आर और उतना फाई पर ऐसा कौन सा थीटा होगा, XY प्लेन से ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस एवरेज एंगल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये ऑर्बिटल हो गया। तो जब किसी खास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। क्यों होगी उसको फिर आप ऐसे समझिए कि
एक खास शेल के, एक खास सबशेल के, एक खास ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑन एन एवरेज न्यूक्लियस उसका डिस्टेंस कितना है हमें पता है, वो कितने एजीम्यूथ पर है, कितने पोलर एंगल पर है, ऑन एन एवरेज वो हमें पता है। और स्पिन के कारण हर इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह होता है और उसके वजह से उसको एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है और जहां पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पोजीशन पर, जिस तरह से स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसी तरह से स्पिन के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरह होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, इन मैग्नेटिक डाइपोल्स का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर, और वो फील्ड कितना होगा वो डिपेंड करेगा आर पर, वो डिपेंड करेगा आर पर, फाई पर, थीटा पर। और उस पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको खुद एक मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आपको पता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्टेन मैग्नेटिक मोमेंट का कोई मैग्नेटिक डाइपोल अगर रखा हुआ है एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो उसको एक पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस म्यू डॉट बी। तो एक तो ये वाली एनर्जी होगी। दूसरा, हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए रहता है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दूसरे बाकी बचे हुए प्रोटॉन्स के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में पी डाइपोल मोमेंट वेक्टर का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर होगा तो उसको एक एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई। तो मुख्य रूप से यही वो एनर्जीज हैं जो तय करते हैं कि उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी होगी एटम के अंदर। और ये एनर्जी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह से चेंज करवा दिया जाए, चेंज कर जाए, अगर ये दोनों चेंज कर जाए तो उसकी एनर्जी बदल जाएगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, वो बदल जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। अब क्या होता है कि जब सोडियम के जो बहुत सारे एटम्स हैं, सोडियम का तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, किसी भी सॉलिड में ऐसा ही होता है। तो सोडियम के बहुत सारे एटम्स जो अभी फार अपार्ट हैं, वो जब बहुत क्लोज लाए जाते हैं, क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर लाए जाते हैं, एंगस्ट्रम्स यूनिट के सेपरेशन तक जब लाए जाते हैं, सो दैट कि वो सारे के सारे एटम मिलकर के सोडियम का सॉलिड फॉर्म करे। सॉलिड के अंदर जिस ऑर्डर के सेपरेशन से एटम सेपरेटेड होते हैं, अगर उतने सेपरेशन तक क्लोजर लाए जाते हैं ये सारे के सारे सोडियम के एटम्स, तो अब हर एटम के बहुत ज्यादा नजदीक दूसरे बहुत सारे एटम्स आ गए हैं। जो पहले फार अपार्ट थे वो अब एंगस्ट्रम्स यूनिट के सेपरेशन पर आ गए हैं। तो अब क्या होगा, जब एटम्स दूर दूर थे तो एक एटम का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं था, तो हर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर दूसरे इलेक्ट्रॉन का, उसी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन का और उसी एटम के न्यूक्लियस के प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था जो तय करता था कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब उसके बहुत नजदीक दूसरे तीसरे चौथे एटम्स हैं, तो इनके न्यूक्लियाई के, ये जो दूसरे तीसरे चौथे नेबरिंग एटम्स हैं,
इन एटम्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इस वाले एटम के किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर अब प्रेजेंट हो जाएगा और वो उसके उस खुद उस एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के कारण जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके साथ वेक्टोरियली ऐड होकर के उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मॉडिफाई कर देगा। और इसकी वजह से जब वो एटम आइसोलेटेड था, जब उस एटम पर दूसरे नेबरिंग एटम्स का कोई प्रभाव नहीं था, तब किसी इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी थी अब उसकी एनर्जी उससे थोड़ी कम हो जाएगी या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर हम लोग एक एक्सिस पर एनर्जी का वैल्यू प्लॉट करें और एक एक्सिस पर इंटर एटॉमिक सेपरेशन को प्लॉट करें, तो एक सर्टेन से ज्यादा जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है, जब एटम्स काफी दूर दूर रहते हैं और इतना दूर दूर रहते हैं कि एक एटम पर उसके आसपास के दूसरे एटम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी की बात करते हैं, तो इतना इतना एनर्जी वाला दो लेवल हर एटम में था। और अगर 1 लाख एटम है तो 2 लाख लेवल था और उस सारे के सारे 2 लाख लेवल की एनर्जी एग्जैक्टली सेम थी। कितनी थी? 3se। लेकिन जब बहुत सारे सोडियम एटम्स क्लोज आ जाएंगे सॉलिड फॉर्म करने के लिए, तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मॉडिफाई हो जाएगा। किसी एटम के पोजीशन, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, कहीं पर का घट जाएगा, कहीं पर का अनचेंज रह जाएगा। तो पहले जहां एग्जैक्टली इतने एनर्जी के 2 लाख लेवल्स थे, अब उन 2 लाख लेवल्स में से कुछ लेवल की एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, कुछ लेवल की एनर्जी इससे थोड़ी कम हो जाएगी। अब उन सारे के सारे 2 लाख लेवल्स की एनर्जी बराबर नहीं रहेगी। वो सारे के सारे 2 लाख एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज बराबर कब थी? जब एटम्स फार अपार्ट थे तब। जब वो एटम्स बहुत क्लोज आ जाएंगे सॉलिड फॉर्म करने के लिए, तो हर एटम के अंदर के किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर नेबरिंग एटम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा और उसके एनर्जी को कम या ज्यादा कर देगा। उसके पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मॉडिफाइड हो जाएगा और हर एटम के किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉडिफाइड हो जाएगी। किसी में थोड़ी बढ़ जाएगी, किसी में थोड़ी घट जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे सराउंडेड है अपने चारों ओर से दूसरे एटम से और उसके पोजीशन पर फील्ड बढ़ा घटा, फील्ड का डायरेक्शन कैसे चेंज किया, डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। तो जहां 2 लाख लेवल्स, अगर 1 लाख एटम है तो 2 लाख लेवल इतने एनर्जी वाले थे, और जब दूर दूर थे तो सारे के सारे 2 लाख लेवल की एनर्जी एग्जैक्टली सेम थी। अब उन 2 लाख लेवल में से बहुत सारे लेवल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई होगी, बहुत की एनर्जी थोड़ी घट गई होगी, बहुत की उतनी भी रह गई होगी, अनचेंज्ड भी रह गई होगी। तो अब वो सारे के सारे 2 लाख लेवल्स सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी के 2 लाख लेवल्स नहीं है। अब उनकी एनर्जी एक सर्टेन मिनिमम से एक सर्टेन मैक्सिमम के बीच लाई कर रही है। कुछ की एनर्जी थोड़ी कम है, कुछ की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, और ये 2 लगातार एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का फासला इतना कम होता है। ये जो 2 लाख लेवल सब अलग अलग एनर्जीज के लेवल्स बन गए, किसी की एनर्जी थोड़ी बढ़ी, किसी की थोड़ी घटी, तो 2 लगातार लेवल्स के एनर्जी का डिफरेंस इतना कम होता है
कि ये एनर्जी लेवल्स हमें अलग अलग डिस्क्रीट नहीं दिख पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक सर्टेन मिनिमम से एक सर्टेन मैक्सिमम के बीच ये एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनमें से किसी भी लेवल में अब इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो अब वो सारे के सारे 2 लाख लेवल्स इक्वल एनर्जी के 2 लाख लेवल नहीं हैं। कुछ की एनर्जी थोड़ी कम हो गई, कुछ की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब उन 2 लाख लेवल्स की एनर्जी एक सर्टेन मिनिमम से एक सर्टेन मैक्सिमम के बीच कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी लेवल्स जैसा हो गया। इसको कहते हैं एनर्जी बैंड। तो जब सॉलिड बन जाता है, बहुत सारे एटम्स क्लोज आकर के जब सॉलिड फॉर्म कर देते हैं, तो सॉलिड के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की बात हम नहीं करते, हम एनर्जी बैंड्स की बात करने लगते हैं। और सबसे ज्यादा नेबरिंग एटम्स का प्रभाव सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, क्योंकि वो नेबरिंग एटम्स के सबसे ज्यादा इमीडिएट इन्फ्लुएंस में है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का फासला सबसे ज्यादा इस वाले लेवल के केस में होगा, इससे थोड़ा कम प्रभाव उससे अंदर वाले पर पड़ेगा। तो यहां पर जो बैंड बनेगा और जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का एनर्जी का डिफरेंस होगा, इससे थोड़ा कम प्रोमिनेंट होगा, इसमें थोड़ा और कम प्रोमिनेंट होगा। और जैसे जैसे आप अंदर जाते चले जाते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो नेबरिंग एटम का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता चला जाता है। और एकदम से अंदर वाला अगर 1s के पास जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, बट वो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड जैसा रहेगा। दूसरी बात मैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, इस तरह का फिगर्स जो बनाया जाता है किताबों के अंदर, उसको देख करके कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने क्या कहा, 1 लाख एटम्स को मैं क्लोजर लाया। मैं फिर रिपीट कर दूं, एटम्स 1 लाख से काफी 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 ज्यादा होते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर 1 लाख लिया है ताकि आप आसानी से पिक्चराइज कर सकें चीजों को। तो अब 1 लाख एटम में से कोई एटम यहां पर होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा। तो यहां वाले का 3s वाला लेवल इसके अंदर होगा, यहां वाले का 3s वाला लेवल इसके अंदर होगा, यहां वाले का 3s लेवल उसके अंदर होगा। तो ये जो 2 लाख लेवल्स हैं, जो कि सारे के सारे 2 लाख लेवल इक्वल एनर्जी के 2 लाख लेवल्स थे, कब? जब ये एटम दूर दूर थे तब। अब उनको क्लोज लाए तो किसी 3s की एनर्जी थोड़ी घट गई, किसी 3s की एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, किसी 3s की एनर्जी अनचेंज रह गई। तो अब एक सर्टेन मिनिमम से एक सर्टेन मैक्सिमम के बीच कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के लेवल्स बन गए, जिसको एनर्जी बैंड कह रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी बैंड का जो सारा का सारा 2 लाख लेवल है, वो एक जगह नहीं है, वो डिलोकलाइज्ड है पूरे सॉलिड के अंदर में। उस 2 लाख में से कुछ लेवल यहां है, कुछ लेवल यहां, हर लेवल अलग अलग एटम्स के अंदर में है। तो दे आर डिलोकलाइज्ड इन द सॉलिड, दे आर नॉट junked together at one place like that which is usually shown in figures। तो इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड। तो बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एक मोटा मोटी पिक्चर आपके दिमाग में बना होगा। और बैंड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के केस में, और कॉम्पैरेटिवली लेस प्रोमिनेंट होगा इनर इलेक्ट्रॉन्स के केस में। तो अगर सोडियम का एग्जांपल लें तो 1s का बैंड अगर ऐसा होगा, ये अगर 1s का बैंड है, ये अगर 1s का बैंड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड energy levels from a certain minimum to a certain maximum, but the difference of maximum and minimum is very small। तो इससे थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट 2s वाला होगा, और 2p वाला लगभग ऐसा ही होगा।
2s और 2p तो दोनों एक ही शेल के अंदर में हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट 3s वाला होगा। तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, और ये सब जहाँ पहले इक्वल एनर्जी के लेवल्स थे वो अब इक्वल एनर्जी के उतने सारे लेवल्स नहीं रहेंगे, वो अलग अलग एनर्जीज के लेवल्स बन जाएंगे। उसमें से बहुत सारे लेवल की एनर्जी अनचेंज रहेगी, कुछ की एनर्जी थोड़ी घट जाएगी, कुछ की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, और एक सर्टेन मिनिमम से एक सर्टेन मैक्सिमम के बीच कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जीज के जो लेवल्स बन जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो एनर्जी बैंड के टर्म्स में सारी बातों को समझते हैं, और जब हम लोग इंडिविजुअल एटम्स की बात करते हैं तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के टर्म्स में सारी बातों को समझते हैं। अब इस बैंड में दो तरह के बैंड की बात करते हैं, एक को कहते हैं कंडक्शन बैंड और एक को कहते हैं वैलेंस बैंड। सो व्हाट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड एंड व्हाट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, आप देख लीजिए। अगर सोडियम की बात हम करें तो ये सारे जो इनर बैंड्स हैं ये तो कंप्लीटली फिल्ड हैं, जितने स्टेट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, लेकिन ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड बैंड तो ये भी है, कंप्लीटली फिल्ड बैंड ये भी है, कंप्लीटली फिल्ड बैंड ये भी है। तो कंप्लीटली फिल्ड बैंड विथ हाईएस्ट एनर्जी कौन है, वो है ये। तो कंप्लीटली फिल्ड बैंड विथ हाईएस्ट एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी इसको है, इससे ज्यादा एनर्जी इसको है, और ये अब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो उस कंप्लीटली फिल्ड बैंड को देखना है। अगर बहुत सारे कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स हैं तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कंप्लीटली फिल्ड बैंड कौन है, वो कहलाएगा वैलेंस बैंड। तो ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। ये एक तरह से कंप्लीटली फिल्ड बैंड विथ हाईएस्ट एनर्जी है, कंप्लीटली फिल्ड बैंड विथ हाईएस्ट एनर्जी है, विथ हाईएस्ट एनर्जी है। और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं जो पार्टली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो, कंप्लीटली एम्प्टी हो या पार्टली फिल्ड हो। तो देखिए पार्टली फिल्ड ये है और इसके ऊपर के जितने बैंड्स हैं वो सब कंप्लीटली एम्प्टी हैं। तो कंप्लीटली एम्प्टी और पार्टली फिल्ड बैंड विथ लोवेस्ट एनर्जी, कंप्लीटली एम्प्टी और पार्टली फिल्ड बैंड बहुत सारे जो हैं उसमें सबसे कम एनर्जी वाला जो है वो है कंडक्शन बैंड। तो कंप्लीटली एम्प्टी और पार्टली फिल्ड बैंड विथ लोवेस्ट एनर्जी, पार्टली फिल्ड बैंड विथ लोवेस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, वो कहलाता है कंडक्शन बैंड। और अब मान लीजिए ये है कंडक्शन बैंड। अब मैं बार बार ऐसा फिलअप करके नहीं दिखाऊंगा, ये है कंडक्शन बैंड और ये है सपोज कीजिए वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी और कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट एनर्जी के एनर्जीज का डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपली एनर्जी गैप। ये कहलाता है फॉरबिडन
एनर्जी गैप और सिंपली एनर्जी गैप और सिंपली एनर्जी गैप। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के आधार पर सॉलिड्स का डिस्टिंक्शन हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।